शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात क्रिसमस की। 25 दिसंबर को दुनिया भर में इस त्योहार को मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तमाम चर्च और बाजारों को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। लोग क्रिसमस से जुड़ी खरीदारी में जुटे हुए हैं। क्रिसमस के मौके पर देश के अलग अलग शहरों में रौनक अब दिखाई देने लगी है। मुंबई में तो 60 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री बनाया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कमोबेश क्रिसमस को लेकर ऐसी ही तैयारी देश के अलग अलग शहरों और बाजारों में देखने को मिल रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में क्रिसमस को लेकर कार्टर रोड पर क्रिसमस फेयर का आयोजन किया गया है, जिसमें शॉपिंग से लेकर मनोरंजन तक का इंतजाम आयोजकों ने किया हुआ है। इस क्रिसमस फेयर की खासियत यहाँ बनाया गया 60 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री है, जो लोगों को खासा पसंद भी आ रहा है। मुंबई में क्रिसमस की तैयारी कैसी है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सेंटा बनकर पूरी तरह से तैयार हैं और किस तरीके से एक बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी जो कारीगर हैं वो जुटे हैं इस माहौल को पूरी तरह से सजाने के लिए। यहाँ भी थोड़ा सा एक झलक देखें। आपको बता दें कि आई लव यू मुंबई फाउंडेशन की तरफ से हर साल इस तरह क्रिसमस का फेयर लगाया जाता है। मैं मौजूद हूँ मुंबई के बांद्रा इलाके में। बांद्रा में भी कॉटर रोड पर, जहाँ पर तमाम लोग घूमने के लिए तो आते ही हैं, लेकिन जब क्रिसमस की बात हो तो कुछ रंग इस तरह का हो जाता है। यहाँ की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये कि माना जाता है मुंबई की सबसे बड़ी जो क्रिसमस ट्री है वो यहीं पर बनती है। आप खुद देखें, लगभग 60 फीट से ज्यादा ऊंचाई है। पहले दिन पे ही डीजे गणेश करके है जो डीजे ऑपरेटिंग करता है, वो फर्स्ट स्टॉप करने वाले, और उसके बाद बहुत सारे जो अपने एक्टर्स रहेंगे, फिर से जो भी अच्छे अच्छे सिंगर रहेंगे, वो सब पूरे साथ में मिलके करने वाले इवेंट। ये मेरा अजिंक्य फुटवेयर का शॉप है। ये चप्पल की शॉप है, लेकिन हर साल क्रिसमस में ये 3 शॉप लगता है डेकोरेशन के हिसाब से। क्रिसमस के हिसाब से लगता है। क्या क्या डेकोरेशन सब मिल जाता है आपको। यूपी के प्रयागराज और बंगाल के सिलीगुड़ी में भी क्रिसमस को लेकर तैयारी करीब करीब पूरी कर ली गई है। रंग बिरंगी लाइट से की गई सजावट ने इस त्योहार की रौनक बढ़ा दी है। वहीं बाजारों में भी सेंटा क्लॉज की ड्रेस, गिफ्ट आइटम्स, क्रिसमस ट्री, चॉकलेट्स और केक की खरीदारी शुरू हो गई है। लोग क्रिसमस पर घरों की सजावट से जुड़ा सामान खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। पूरा घर सजाया जाता है स्टार से, क्रिसमस ट्री से, ये सारी चीजें और भी जितने डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं सब हम लोग अपने घरों में लगा करके, लाइटिंग्स वगैरह जैसे दीपावली पर पूरी डेकोरेशन होती है, वैसे ही हम लोग क्रिसमस में भी डेकोरेशन करते हैं। यहाँ पे ईसाई लोग का मतलब सबसे बड़ा त्यौहार है, एक ही त्यौहार उनका बड़ा दिन जिसको बोलते हैं क्रिसमस। तो अपना सामान लेके आते हैं, मटेरियल वो हम लोग बना देते हैं, जैसे प्लम केक, कप केक, कुकीज, पेस्ट्री, ये बना देते हैं। उन लोग अपने घर पर ले जाते हैं, अपने मेहमानों को खिलाते हैं, बांटते हैं। मैं हिंदू बट भी अच्छा लगता है मुझे। हर फेस्टिवल अच्छा लगता है, क्रिसमस हो या दिवाली, हिंदू सब एक ही लगता है, अच्छा लगता है। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर लोग परिवार संग घूमना फिरना भी पसंद करते हैं। यही वजह है कि क्रिसमस के नजदीक आते ही देश के तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर पर्यटकों की भीड़ जुटने लगी है। खासकर देश के पहाड़ी राज्यों में क्रिसमस को लेकर जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। मनाली के बाजार, होटल्स और रेस्टोरेंट में क्रिसमस के मौके पर खास तैयारियां की गई हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे, लाइट्स, क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज की कटआउट शहर शहर में जगह जगह नजर आ रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पे कुछ ज्यादा ही एंजॉय होने वाला है, कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है। ये सब चीजें मैंने यहाँ सुना हुआ है। यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ का जो मौसम और जो माहौल है काफी अच्छा है वहाँ से, हमारे राजस्थान से। तो स्नोफॉल अभी यहाँ पे है नहीं, तो हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे कुछ क्या रहता है क्या नहीं रहता है। हम 7-8 लोग हैं, हमारा ग्रुप है।
क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है। ये दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म की याद में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाला ये पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाला प्रेम और भाईचारे का भी प्रतीक है। इसलिए क्रिसमस को पूरी दुनिया में इसी भावना के साथ बड़े ही उत्साह से मनाने की तैयारियां की गई हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली अच्छी खबर संगम नगरी प्रयागराज से, जहां 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले में श्रद्धालुओं के लिए कई नई व्यवस्थाएं इस बार होंगी और इन्हीं में से एक व्यवस्था है QR कोड की। ये QR कोड मेले में लगाए जा रहे हर बिजली के खंभे पर स्टिकर के रूप में चिपकाए जा रहे हैं, जिसके साथ उस पोल की स्पष्ट नंबरिंग भी होगी और इस QR कोड का स्कैन करते ही श्रद्धालुओं को न सिर्फ अपनी लोकेशन की जानकारी मिल जाएगी, बल्कि बिजली विभाग से संबंधित शिकायत भी सीधे ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकेगी। संगम किनारे 3 जनवरी से जब शुरू होगा माघ मेला, तो हर दिन उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़। कोई परिवार संग पहुंचेगा, कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आएगा। देश और दुनिया से आने वाले इन आस्थावान श्रद्धालुओं की मदद के लिए माघ मेला प्रशासन और बिजली विभाग की ओर से एक खास तकनीकी पहल की गई है। ये पहल है QR कोड की, जिसे माघ मेला क्षेत्र में लगाए गए बिजली के खंभों पर चस्पा किया गया है। पीले रंग के स्टिकर पर QR कोड के अलावा सेक्टर नंबर, रोड, पोल नंबर और एक खास कोड नंबर लिखा होगा। ये बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया है और हर खंभों पर उन्होंने ये QR कोड लगाया है। QR कोड कैसे स्कैन होगा और इससे क्या क्या श्रद्धालुओं को लाभ होगा, हमारे साथ बिजली विभाग के एक्सियन साहब हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये जो QR कोड है किस तरह से काम करेगा और कितना श्रद्धालुओं को लाभ होगा। एक्चुअली क्या है कि मेला क्षेत्र में बहुत भीड़ भाड़ रहती है। हम लोग फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकते और फ़ोन पे भी बात नहीं करेंगे, कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करा सकते ऐसे। तो एक उसी को देखते हुए एक QR कोड जो हमने जियो टैगिंग के माध्यम से QR कोड का जो विकसित हुआ है ये, और QR कोड के माध्यम से एक ही एप्लीकेशन है। हर पोल पे एक यूनिक नंबर दिया गया है, जैसे ये 2103 नंबर है, अगला पोल 2104 या कोई दूसरा होगा। अच्छा, पूरे माघ मेले में हर बिजली के खंभों में ऐसा कोड लगा हुआ है? सारे खंभों में बिजली का QR कोड लगाया गया। ये स्कैन टू फिक्स एक एक्टिविटी है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को बहुत आसानी से बहुत सुविधा इसकी पहुंचाई जा रही है किसी भी कंप्लेंट दर्ज कराने। ये QR कोड श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं। इसके पीछे मकसद ये है कि जब कोई श्रद्धालु अपनों से बिछड़ जाए या फिर रास्ता भटक जाए, तो वो इसे अपने मोबाइल से स्कैन कर अपनी सटीक लोकेशन की जानकारी हासिल कर लेगा। पहले इसके लिए लोगों को खोया पाया केंद्र जाना पड़ता था और फिर अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को ढूंढा जाता था, मगर अब QR कोड स्कैन कर लोकेशन बताना आसान और ज्यादा सुविधाजनक होगा और आरामदायक भी होगा। गुड न्यूज टुडे की टीम ने मेले में आने वाले आम श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए इस तकनीकी पहल का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, ताकि लोग जान सके कि उन्हें किस तरह की तकनीकी सुविधा मिलने वाली है और साथ ही साथ कैसे इसका इस्तेमाल होना है। हम जैसे ही यहाँ पे स्कैन ये करेंगे, हम स्कैन करने के बाद में एक सिंपल सी एप्लीकेशन, बहुत सरल एप्लीकेशन है, ये खुल के आएगी। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ रहता है कि उसका नाम आएगा, जो भी कंप्लेंट करता रहेगा कि उसका क्या नाम है, आपका नाम, जैसे मैं यहाँ डालता हूँ, मैं अपना नाम डालता हूँ, एक सेकेंड, मैंने यहाँ अपना नाम डाल दिया अशोक। अपना फ़ोन नंबर मैंने लिख दीजिए 7042648009। मैं विभाग चुन रहा हूँ, इसमें सारे विभाग हैं, जल विभाग भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, PWD भी है। मैं बिजली विभाग ही पहले चुन लेता हूँ इसको, बिजली विभाग चुन लिया। अब मेरी कंप्लेंट क्या है, मान लीजिए अभी मेरी कंप्लेंट लाइट ना आने की कंप्लेंट है, लाइट ना आने की कंप्लेंट है, मैंने यहाँ पे ये डाल लिया, इसको टेस्टिंग के तौर पे मैंने इसे ये ले लिया। ये सुरक्षा कोड है, इसमें ये कैप्चा है, इसको सिक्योरिटी कोड के हिसाब से इसको लिया गया है। इसमें जैसे ही हम इसको ये डालेंगे, शिकायत जैसे ही मैंने यहाँ से सबमिट कर दी,
सबमिट करने के बाद में मेरी शिकायत ये सबमिट हो गई। ये अब कंट्रोल रूम में मैं भी वो भी आपको दिखाऊंगा। कंट्रोल रूम में ये मेरी शिकायत पहुंच गई। 7 सेक्टर में 7 मेरे जेई तैनात हैं, उनके साथ में पूरा 14 एजेंसीज तैनात हैं, बाकी एसडीओज तैनात हैं। तो वो उस सेक्टर के जेईस के पास में पहुंचेगा। जेई क्योंकि लोकेशन और मैप दोनों चीज़ उसके पास थ्रू एप्लीकेशन पहुंच गया है, तो जैसे ही वो उसको देखेगा ये कहाँ से कंप्लेंट आई हुई है, किस पोल से है, पोल पहुंच जाएगा, सेक्टर नेम, सारी चीज़ उसके पास में पहुंचेगी। इसके अलावा क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद कोई भी शख्स बिजली विभाग से जुड़ी शिकायत भी सीधे ऑनलाइन दर्ज करवा पाएगा। इसके लिए शिकायत करने वाले को अपनी जानकारी भरनी होगी, जिसके बाद शिकायत सीधे यूपी पावर कॉर्पोरेशन तक पहुंच जाएगी। साथ ही इस क्यूआर कोड के जरिए श्रद्धालु सड़क, जल, स्वच्छता, दमकल, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी समस्याएं भी दर्ज करवा सकेंगे। हम अब इस कंट्रोल रूम में हैं और ये कंट्रोल रूम कैसे काम करता है हम यहाँ पर जानेंगे। वैसे सर ये कैसे ये काम करता है और किस तरह से लोग अपनी सूचना यहाँ पर अगर देंगे तो कैसे निस्तारण होगा? एक्चुअली जो पोल पे हमारा क्यूआर कोड लगाया गया है, जैसे ही एक एक्टिविटी स्कैन टू फिक्स वो करेगा वहाँ पे, यहाँ पे वो कंप्लेंट तुरंत डैशबोर्ड पे शो होने लगेगी। जैसी डैशबोर्ड पे शो होगी तो यहाँ पे उस सेक्टर का नाम भी लिख के आएगा, जिस सेक्टर की कंप्लेंट है उसका पोल नंबर भी लिख के आएगा, कहाँ का है, उस रोड का भी नाम लिख के आएगा कि ये शिकायत कहाँ से बेसिकली की गई। हम जैसे ही ये आया है पूरा मैसेज, ये मैसेज कंप्लेंट करता पे जाएगा। पहले असाइन होगा उस क्षेत्र के जेई पे, तो उस क्षेत्र के जेई पे अभी हम दिखा रहे हैं प्रोसेस करके ये पहुंच गया। हम लोगों ने यहाँ से जैसे ही सेंड किया है ये मैसेज, अभी हम दिखाते हैं, हमारे एसडीओ साहब हैं अतुल वर्मा जी, अब आप दिखा दीजिए वर्मा जी। आप अब सेंड किए हुए हैं, ये मैसेज हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो उस पोल की लोकेशन हमारे यहाँ से मैप के थ्रू दिख जाएगी। दावा ये किया जा रहा है कि इस डिजिटल पहल से न सिर्फ माघ मेले में सफल आयोजन में सरकारी विभागों को मदद मिलेगी, बल्कि श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और तीर्थ यात्रियों की भी काफी मदद होगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं वैज्ञानिकों के हेल्पिंग हैंड की। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने आयला नाम का एक एआई एजेंट तैयार किया है। चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल क्लॉड जैसे लैंग्वेज मॉडल्स के उलट आयला डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस के आधार पर अंतिम परिणाम तक पहुंचने में रिसर्चर्स की मदद करेगा। और सबसे अहम बात यह कि वैज्ञानिकों की 3-4 घंटे की रिसर्च महज 7 मिनट में पूरी हो जाएगी। आयला को एक लेबोरेटरी को पायलट के रूप में डिजाइन किया गया, जो कि मटेरियल साइंस से जुड़े प्रयोगों के अलावा आगे चलकर ऊर्जा, चिकित्सा, कृषि और औद्योगिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी इस्तेमाल हो सकेगा। जैविक, रासायनिक या भौतिक घटनाओं को समझने के लिए बड़े बड़े लैब में होने वाले रिसर्च का तरीका बदल सकता है। देश के मशहूर शिक्षण संस्थानों में शामिल आईआईटी दिल्ली ने दुनिया का पहला एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट तैयार किया है, जिसका नाम AILA यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट है, जो किसी तरह के रिसर्च के तौर तरीकों और रफ्तार को बदल सकता है। तो आईआईटी दिल्ली ने AI एजेंट तैयार कर लिया है। दावा ये भी है कि दुनिया का पहला AI एजेंट है। क्या काम करेगा ये? कोई भी रिसर्च अगर कोई कर रहा है तो उस रिसर्च में आपको एक को रिसर्चर साथ में चाहिए, जो कि तमाम आपकी चीज़ों को सेट करे। ये AI उस काम को करेगा बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने, समस्या को पहचानने और उसका समाधान करने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। उसी पर आधारित AILA एक आम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से आगे बढ़कर खुद लैब में कई तरह के एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने की क्षमता रखता है। इसमें लैब रिसर्च के दौरान डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और यहाँ तक किसी निष्कर्ष तक पहुँचने में भी रिसर्चर की मदद करता है। जब लेबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें बहुत चीज़ें हैं। देखिए, डेटा कलेक्शन है, डेटा एनालिसिस है और उसके बाद रिजल्ट्स हैं, एंड रिजल्ट्स को यूज़ करके हमें डिसीजन लेना है। तो अभी आयला जो है जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ऑटोमेट कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन, डेटा के विश्लेषण और विश्लेषण के आधार पर अंतिम परिणाम तक पहुंचने में रिसर्चर को कई घंटे लग जाते हैं।
जिसको दिल्ली IIT का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट शोधकर्ता के लिए कुछ मिनटों में कर देगा। AILA के जरिए 100 एक्सपेरिमेंट रन किए जा चुके हैं, जिनमें इसकी सटीकता करीब 80% तक दर्ज की गई है। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। सो यू कैन सी हियर, ये जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है, आपको अगर कोई भी मटेरियल का सरफेस प्रॉपर्टी कैरेक्टराइज करना है तो ये सब चीज़ आप ये वाला इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ अगर हम बारीकी देखनी है तो वो ये बताता है। सरफेस का अगर बारीकी देखना है आपको तो सिर्फ इसमें करता है। तो ये चीज़ जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये चीज़ इंस्ट्रूमेंट को हम पहले मैन्युअली हैंडल करते थे। तो इसको मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर था। ये सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारा आपको ऑप्शंस मिलेगा, तो जो ऑप्शंस आपको सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो ये जनरली इमेज साइज दिखाई पड़ रहा है हमें, टाइमलाइन, तो ये कौन सा पैरामीटर क्या रखना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ हमें सीखना पड़ता है। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक आइला फ्रेमवर्क बनाया है, जो कि ये फ्रेमवर्क ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके साथ कनेक्टेड है। जैसे कि आप मान लीजिए, मैं अगर इसको मैं हाई बोलता हूँ, इससे पहले जगाता हूँ, ये कौन है, तो हाई बोलता हूँ, हाई गुड मॉर्निंग। सो मैं अगर इसको बोलता हूँ तो ये बोलेगा। सो ये कैसे मुझे हेल्प करेगा, तो मैं अगर इसको बोलता हूँ कि मुझे ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें कुछ पैरामीटर्स इसको चेंज करना है, तो मैं इसको बोला कि चेंज द पी गेन टू, ये जो पी गेन लिखा है मैं इसको 50 के जगह मैं 1000 करना चाह रहा हूँ, तो चेंज द पी गेन टू 1000। तो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको ये पूछता हूँ, आप देखिए आईलैब काम करना स्टार्ट किया है, ये इसके अंदर जितना भी एजेंट है, जितना मेमोरी है, सब में वो डील कर रहा है, सब में बात कर रहा है। बात करने के बाद अल्टीमेटली आप देखेंगे यहाँ पे 1000 कर दिया है। बेसिकली कोडिंग अपने आप कर रहा है, कोडिंग अपने आप कर रहा है, ये कोड अपने आप लिखता है इसको हैंडल करने के लिए। आप देखेंगे, देख पाएंगे यहाँ पे 1000 हो गया, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे फाइनल आंसर में भी लिख दिया। हमने टोटल 100 के आसपास एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो कि इसमें ये जो एक बेसिक एक्सपेरिमेंट था, इसमें एक्सपेरिमेंट ही बोल नहीं सकते आप, एक नॉर्मल पैरामीटर को चेंज किया। तो जो एक्सपेरिमेंट्स है वो ऑलरेडी पब्लिश हो गया एक पेपर में। साफ है, किसी भी रिसर्चर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट एक हेल्पिंग हैंड की तरह होगा, जो उसके रिसर्च से जुड़े कई छोटे लेकिन जटिल कामों को 7 मिनट में ही पूरा कर देगा, जिसको करने के लिए किसी PhD स्कॉलर को 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ये ह्यूमन का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड है। जैसे कि कोई भी आप अगर कोई भी ऑफिस में जाए तो वहाँ पे डिफरेंट मतलब लोग होते हैं। एक किसी का काम होता है कोई इटरेटिव काम करना, जैसे कि ये लैब है। लैब में क्या होता है, लैब में हम लोग को ना बहुत सारा काम में डील करना पड़ता है कि पहले एक्सपेरिमेंट करो, फिर उसके बाद एनालिसिस करो, ऐसे करके डिफरेंट। तो पहले एक्सपेरिमेंट जो करना है, जो काम बार बार करना है, हर दिन करना पड़ता है हम लोगों को, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। ये करने का कोई ज़रूरत भी नहीं होता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, किसी को हायर करते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट कर दो। तो अभी वो वाला चीज़ हमें करना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें काम में फोकस करना है। आमतौर पर चैट GPT जैसे लैंग्वेज मॉडल्स केवल टेक्स्ट इनपुट पर आधारित जवाब देते हैं। हालांकि IIT दिल्ली की तरफ से तैयार किया गया आइला उनसे कहीं आगे है। इसमें वैज्ञानिक अंग्रेजी भाषा में निर्देश देते हैं और आइला उन निर्देशों के आधार पर लैब में मौजूद उपकरणों से जुड़कर प्रयोग करता है, जिससे रिसर्चर का काम आसान हो जाता है। चैट जीपीटी और जितने भी लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो आप अगर एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जो जवाब है वो दे देते हैं, राइट। वो अगर इंटरनेट में है तो वो सही जवाब देते हैं, अगर इंटरनेट में नहीं है तो उसका जो मेमोरी है उसमें जवाब देते हैं। कोई गारंटी नहीं कि ये जवाब जो है वो सही है या नहीं। एक्यूरेसी के हाँ, बहुत गलती जो हो सकता है। अभी इसमें यह है कि ये एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी के साथ कनेक्ट किए हैं, तो जो भी रिजल्ट आपको मिल रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो है। तो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एरर हियर, बिकॉज द रिजल्ट जो आपको मिल रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट पूरा करके उसका रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। आइला को तैयार करने में करीब 1 साल का वक्त लगा है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में भारतीय रिसर्चर के अलावा जर्मनी के 2 शोधकर्ताओं और डेनमार्क के एक रिसर्चर की भूमिका भी अहम रही है। फिलहाल आइला को मटेरियल साइंस से जुड़े प्रयोगों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन आगे चलकर इसका इस्तेमाल ऊर्जा, चिकित्सा, कृषि और औद्योगिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि आइला की वजह से किसी तरह के रिसर्च की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।